संतोष जी, ये जो आर्थिक मॉडल है, ये आर्थिक मॉडल नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ नहीं है। इस आर्थिक मॉडल के वाहक स्वर्गीय पीवी नरसिंह राव, श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम और मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उन्होंने बड़े उत्साह से इन्हीं लोगों की बनाई हुई नीतियों पर चलना शुरू किया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चौंका, स्वदेशी जागरण मंच और दूसरे इस तरह के संगठनों ने आपत्तियां करनी शुरू की और बयानबाजी शुरू हुई। और उस पूरे समय में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कुछ विरोध के स्वर उठते रहे। जब दोबारा भाजपा को सत्ता प्राप्त हुई, जो पूर्ण बहुमत की सत्ता थी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहला काम यह किया कि अपने ही संगठनों के मुंह पे टेप लगा दिया। एक गैग ऑर्डर जारी किया गया सरसंघचालक की तरफ से कि 1.5 वर्ष तक आप कुछ नहीं बोलेंगे। वो 1.5 वर्ष आज तक समाप्त नहीं हुए हैं। 7.5 साल हो चुके हैं, वो 1.5 वर्ष आज तक समाप्त नहीं हुए हैं, वो लगातार चल रहे हैं। कोई संगठन कुछ नहीं बोलता है, सब लोग चुप बैठे रहते हैं। और नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिंह राव से भी 2 कदम आगे बढ़कर पूरे उत्साह के साथ उसी आर्थिक मॉडल को लागू करने में लगे हुए हैं। दुर्भाग्य यह है कि जो विपक्ष की सरकारें हैं, वो भी, उनके पास भी इस आर्थिक मॉडल का कोई विकल्प नहीं है। उनके पास कोई हिम्मत नहीं है इस आर्थिक मॉडल के में कुछ 19-20 का भी कोई संशोधन करने की। आज अगर नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं रहती है और किसी पार्टी की सरकार सत्ता में आ जाती है, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अर्थव्यवस्था जैसी है वैसी ही रहेगी। कोई कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ करने की स्थिति में है ही नहीं। ये इन सब लोगों का जो आर्थिक बौद्धिकता का आर्थिक जानकारियों वाला जो पूरा मामला है, ये सारा का सारा खत्म हो चुका है। ये बिक चुके हैं पूरी तरीके से। भारत के ऊपर विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कब्जा है। ये एक ऐसा कटु तथ्य है जिसको हम लोग जैसे चाहें स्वीकार करें, जैसे चाहें उसकी व्याख्या करें। इसमें केवल कुछ सरकारें अगर चाहें तो सोशल सेक्टर को प्राथमिकता दे सकती हैं। अभी सोशल सेक्टर पूरी तरह निजी क्षेत्र के हाथों में दे दिया गया है। जैसे कि मैं कहूंगा कि दिल्ली केवल एक सरकार मुझे दिखाई पड़ती है जिसने सोशल सेक्टर को थोड़ी प्राथमिकता देकर कुछ अलग किस्म का काम किया है, लेकिन वो छोटी सरकार है, इसलिए उसका ज्यादा बड़ा प्रभाव नहीं होता है। वो है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसने स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रश्न पर बड़े पैमाने पर धन आवंटित किया है और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में उसको निजी क्षेत्र में देने की बजाय सरकार ने अपने हाथ में रखा है और उसको फायदा भी हुआ है। एक तरह से उसकी प्रशंसा भी होती है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, दूसरी सरकारें इतना काम भी नहीं करती। वो तो पूरी तरीके से सामाजिक क्षेत्र से उन्होंने अपने हाथ खींच लिए हैं। और ये जो पूरा मामला है ना, जमीन वाला मामला, किसान आंदोलन का मामला, मैं आपके मंच पे भी कह चुका हूं, दूसरी जगह भी कह चुका हूं, लिखा भी है मैंने इसके ऊपर काफी। इसके पीछे भी विश्व बैंक के और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जो हैं उनके निर्देश हैं। ये काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, लेकिन ये उन्हें पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उससे भी उन्हें उम्मीद थी कि वो ये काम करेंगे। उन्होंने कांग्रेस की सरकार की आलोचना की थी कि आप सक्षमता पूर्वक ये काम नहीं कर रहे हैं। जो देहात की आबादी है उसको मानते हैं कि अकुशल हाथों में देहात की कीमती भूमि है, इसको कुशल हाथों में यानी कारपोरेट हाथों में जाना चाहिए। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों करोड़ों लोगों को देहात से विस्थापित करके शहरों में ले जाना चाहिए ताकि वहां वो सस्ता श्रम उपलब्ध कर सकें। और उनको सस्ता देहातों में लाने के इसीलिए बड़े जो स्किल मंत्रालय बनाया गया है, उसके पीछे क्या थीसिस है? उसके पीछे थीसिस ये है कि लो लेवल की जो स्किल्स होती हैं, जैसे मान लो किसी को आपने बढ़ई बना दिया, किसी को आपने लोहार बना दिया है, इस प्रकार की जो 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 गांव से उजाड़ कर यानी नियोजित रूप से उजाड़ कर जिन लोगों को शहर भेजा जाएगा, उन लोगों को शहर की आबादी की सेवा करने के लिए
निम्न, उनकी पत्नियां तो घरों में बर्तन मांजेंगी, झाड़ू पोंछा करेंगी उनकी पत्नियां। वो लोग या तो बड़े बड़े अपार्टमेंट के सामने चौकीदारी करेंगे, या निम्न स्तरीय जो कौशल होते हैं, उन कौशलों में उनको पारंगत करने के लिए, उन कौशलों को सिखाने के लिए तकनीकी विद्यालय खोले जाएंगे बड़े पैमाने पर। इसलिए बनाया गया है स्किल मंत्रालय। अब आप सोच सकते हैं कि ये तंत्र किस तरीके से काम कर रहा है, और ये सब काम दूरगामी दृष्टि से किए जा रहे हैं, और इनको करते करते ऑलरेडी पहले से ही काफी समय हो चुका है। और जब आने वाली सरकार होगी वो इस काम को बाकायदा भक्तिपूर्वक उत्साह से जारी रखेगी। तो जो आर्थिक खेल है वो बिल्कुल अलग तरह का खेल है। तो शायद यही कारण है कि चाहे हमारा मीडिया हो या हमारे राजनीतिक दल हो, वो इन सवालों को नहीं उठाते हैं ताकि जनता के पास ये जानकारी न जाए और जनता को ये न पता चले कि उसके खिलाफ हमारे ही देश में, हमारे ही देश के लोग विदेशी आर्थिक नीतियों के दलाल का काम कर रहे हैं और उसके खिलाफ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ताकि गुलामों की एक नई, आर्थिक दासों की एक नई जनरेशन खड़ी हो जाए अगले 10 साल 15 साल में। जो दुनिया के पूंजीपतियों के जो एजेंट अपने देश में है, अपने देश का जो कॉरपोरेट है, उसके लिए बिना किसी सवाल को उठाए हुए उसके लिए मुंह बंद करके काम करें। क्या ऐसा माना जा सकता है? संतोष जी, माफ कीजिए मैं बीच में रोक रहा हूं। अभी एक खबर पे आपका ध्यान गया होगा, रिलायंस के मालिक ने इंग्लैंड में एक संपत्ति खरीदी है 600 करोड़ रुपए में। तो जैसी संपत्ति वहां खरीदी, वैसे उस जिसके अंदर 40 बेडरूम है वगैरह वगैरह वगैरह। तो वैसे ही चारों तरफ ये बात चर्चा होने लगी कि वो लोग शायद अब लंदन में रहेंगे जाके। और फिर दूसरी चर्चा चली कि नहीं, कुछ समय लंदन में गुजारेंगे, कुछ समय वो बंबई में उन्होंने अत्तिला नाम का एक घर बनाया है, अजीबोगरीब किस्म का है, तो वहां पे गुजारेंगे। फिर उनकी तरफ से एक आधिकारिक वक्तव्य आया कि नहीं वो कोई वो तो वहां पर उसको एक कोई और रिजॉर्ट वगैरह बनाने के लिए वो निवेश किया गया है। देखिए, भारत के सभी पूंजीपतियों ने, मैं तो कहता हूं छोटे पूंजीपतियों ने भी, बड़े पूंजीपति की तो बात छोड़ दीजिए, सभी ने विदेशों में अपनी जड़ें बना ली। वो सब लोग उनके पास हमेशा ही एक मौका है, अगर यहां उनके ऊपर कोई भी संकट आया वो वहां चले जाएंगे। ये नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं पहले से ही। ये बहुत अजीब तरह की स्थिति यहां बन रही है। अच्छा, आप कहते हैं मीडिया नहीं उठा रहा है इन बातों को। मीडिया कैसे उठाएगा? मीडिया जो है वो एक पूंजी सघन खेल है। एक टीवी चैनल चलाने के लिए आप तो जानते ही हैं, आप मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं कि कितने हजार करोड़ रुपए चाहिए। तो जब इतना बड़ा पैसा लगेगा उसके अंदर, तो फिर जो कारपोरेट मॉडल है विकास का, उसका विरोध कौन करेगा? अभी जब आर्यन खान वाला केस चल रहा था, तो आपको ध्यान होगा कि एक टीवी चैनल के ऊपर किसी ने ये कह दिया कि भाई वो अडानी के जहाज के ऊपर जो एक लंबी चौड़ी रकम हजारों करोड़ रुपए वाली जो नशे का वो पड़ा हुआ है बंडल, उसके बारे में कोई जांच क्यों नहीं होती? जिसके बाद 100 ग्राम निकलता है, 80 ग्राम निकलता है, उसके खिलाफ आप पड़ जाते हैं। तो उसने, एंकर ने फौरन उस बात को बदल दिया, उसको बहस ही नहीं होने दी उसके ऊपर। तो ये सब जो पूरा मामला चल रहा है, इसमें मैं अपने आप को बहुत विवश पाता हूं। हम लोग यहाँ ये बात कह पा रहे हैं, और ये कितने दिनों तक ऐसी स्थिति रहती है ये बात कहने की, ये भी मुझे नहीं पता है। हो सकता है कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आए कि हम दोनों इस प्रकार की चर्चा भी न कर पाए।